हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट में आईआईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडबलई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन, जो कि डे 11 किल शॉट कोर्स के 40 डेज क्रैश कोर्स का डे 11 का टॉपिक होगा आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले 5 दिन के चैप्टर्स का रिवीजन। यानी कि पिछले 5 दिनों में राइट फ्रॉम द 6th डे ऑनवर्ड्स हमने जो चैप्टर्स निपटाए हैं, मतलब निपटाए बोले तो पढ़े हैं, तो जो चैप्टर्स हम लोगों ने निपटाए हैं वो सारे चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो जेईई में कोई सालों में आए हैं, कोई सालों में पूछे गए। तो जेईई के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेकर, उन चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स को लेकर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो हमने कौन कौन से चैप्टर उसके बाद निपटाए? हमने सॉल्यूशंस निपटाया था, हमने थर्मोडायनामिक्स निपटाया था, हमने थर्मोकेमिस्ट्री निपटाया था, केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम निपटाया था, और साथ ही आयोनिक इक्विलिब्रियम की भी चर्चा कर ली थी। तो ये जो 5 चैप्टर आपके बन रहे हैं, इनको मिलाकर हम लोगों ने क्वेश्चंस लेकर आए, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर है, मतलब जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस का, उन पर अब हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके थे डे 5 को। अब ये है पार्ट 2 जिसकी आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो 2002 का क्वेश्चन है। और याद रखना, आईआईटी में हम पिछले लगभग 35-40 सालों तक के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है? तो ये 2002 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना, 20-22 साल पुराना क्वेश्चन है, बट एनीवे क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? The heat required to raise the temperature of body by 1 Kelvin is। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 केल्विन से राइज करना है तो उसको कितनी हीट लगेगी, आप उसको कितनी हीट प्रोवाइड करोगे, वो हीट को क्या कहोगे? मतलब वॉट एवर बी द हीट प्रोवाइडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज। तो अब देखो, ऑप्शन देखोगे तो कई लोग बोलेंगे यार ए स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। देखो, स्पेसिफिक हीट सही आंसर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉडी का मास यूनिट मास है ये नहीं बोला। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी, ऑफ एनी बॉडी, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में मास स्पेसिफाई होता है भाई, आपको मास को स्पेसिफाई करना होगा और यूनिट मास होना चाहिए। अब इट कैन बी 1 ग्राम और इट कैन बी 1 केजी, बट होना यूनिट मास चाहिए, तब ये स्पेसिफिक हीट होता। यहां कहीं यूनिट मास का जिक्र किया है उनने? यहां कहीं यूनिट मास बोला है? नहीं बोला। उनने बोला द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन, तो इट इज बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी बोल लो या हीट कैपेसिटी बोल लो, तो ये सही आंसर होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। अब कई ये क्वेश्चन में ट्रिक था, भले देखो 2002 का सवाल था, लेकिन ऑप्शन ने घुमा दिया था, क्योंकि कई बच्चे पहला ऑप्शन देखेंगे, अच्छा स्पेसिफिक हीट, हाँ ये बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से जो राइज करे या 1 केल्विन से जो राइज करे वो स्पेसिफिक हीट होता है। बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक हीट होता है। लेकिन भाई साहब, स्पेसिफिक हीट में तो मास भी यूनिट होता है, 1 ग्राम मास होता है या 1 केजी मास होता है, वो तो बोला नहीं इनने। अगर वो बोल देते तो स्पेसिफिक हीट होता, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में मास को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 1 ग्राम हो या 1 केजी हो, ऐसा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, अदरवाइज इट इज सिंपली कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, जो एम मास के लिए लगता है। जो किसके लिए लगता है? एम मास के लिए लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। एम मास के लिए जो लगे, क्योंकि उसमें जो बॉडी है उसका मास स्पेसिफाई नहीं किया गया। क्लियर हो गया? तो ये बी हमारा सही आंसर है, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। जो एम मास की बॉडी के लिए लगता है वो अमाउंट ऑफ हीट जो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से रेज कर सके, तो ये होगा थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले यहां। ओके, लेट्स मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन नाउ। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन है 2003 का। क्वेश्चन क्या कहता है? द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज 40 किलो जूल्स पर मोल।
अच्छा, इंटरनल एनर्जी का चेंज है जब एक सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट पर जाता है। कोई एक स्टेट होगी ए और एक स्टेट होगी बी, तो वहां से वहां जाता है, तो इंटरनल एनर्जी में जो सिस्टम के अंदर जो भी चीज है उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो है 40 किलो जूल्स पर मोल का चेंज। इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ, अगर ए से बी वो रिवर्सिबल पाथ से गया है, एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए, अच्छा वापस स्टेट ए पे भी आ गया है बाय एन इररिवर्सिबल पाथ, लेकिन इररिवर्सिबल पाथ से वापस आया है, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? बहुत ही सिली सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब सिली इन द सेंस बहुत ही सिंपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है, कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया उससे उन्हें क्लियर कर दिया कि भैया साइक्लिक प्रोसेस है। ए से बी गया थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ, ए से बी गया थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ, और बी से वापस ए आया थ्रू इररिवर्सिबल पाथ, बी से वापस ए आया थ्रू इररिवर्सिबल पाथ। समझ में आया? ए से बी गया रिवर्सिबल में और बी से वापस आ गया रिवर्सिबल में। इस दौरान इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा डेल्टा यू वो 100% जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में, यानी कि ऐसी प्रोसेस में जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रही। भैया ए से कहानी शुरू करी, ए से कहानी शुरू करने के बाद वापस ए पे आ गया, तो ए से शुरू करके ए पर आ गया, मतलब पहली बात तो ये साइक्लिक प्रोसेस थी, और साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी 100% जीरो होगी, और इस बात से इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस रास्ते से वो गया था, रिवर्सिबल पाथ से कि इररिवर्सिबल पाथ से, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट्स अ वर्क फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट्स अ वर्क फंक्शन। वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर आपको डिफरेंस बताकर दे देगा कि हां भाई इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पे डिपेंड करती है। तो पाथ भले कुछ रिवर्सिबल रहा हो, कुछ इररिवर्सिबल रहा हो, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रही। ए से कहानी शुरू हुई थी, ए पे आकर रुक गई, 100% इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। सो सिंस internal energy is not a path function, therefore in cyclic process जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहे, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज इट विल बी जीरो। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, इरिवर्सिबल पाथ था, रिवर्सिबल था, वो सीधा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, और क्योंकि दोनों स्टेट सेम है, ए से शुरू हुआ था ए पर ही आ गया, इंटरनल एनर्जी जीरो। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2004 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, समझेंगे। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 into 10 की पावर -3 to 1 into 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, ओके, एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन इज, कितना वर्क होगा ये आपको बताना है। तो भैया वर्क डन at constant pressure, तो work done at constant pressure will be equal to minus P delta V। हमें पता है क्योंकि pressure will be constant and delta V will be the change in volume, तो that will become delta V। तो work done will be equal to minus P delta V, तो work is equal to minus P minus constant pressure कितना है 1 into 10 की पावर 5, 1 into 10 की पावर 5
डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे तो 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3, क्योंकि फाइनल ये 10 की पावर -2 और इनिशियल ये 10 की पावर -3, ठीक है, इनटू मीटर क्यूब, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू -1 इंटू 10⁵5। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, 10 की पावर -2 है, तो एक काम करते हैं यहां पर कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं 0.1 लिखते हैं, मतलब यहां पर एक 1 था हमारे पास, 1 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक बार यहां पर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर 10 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 इंटू 10 कर देंगे तो 1 इंटू 10 विल बिकम 10, और ये 10 की पावर -2 में नीचे वाला 10 ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर -3, मतलब मोटे मोटे रूप में दिस विल कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 की पावर -3, और यहां तो था ही है -10 की पावर -3। अब इससे होगा क्या, 10 की पावर -3 कॉमन निकल आएगा तो 10 की पावर 5, ये 5 था ना, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 कॉमन निकल आता है, तो इंटू 10 की पावर -3 कॉमन, तो यहां क्या बचा 10 और यहां क्या बचा -1, तो दिस विल बिकम 9। तो वर्क विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 इंटू 9, सो दैट विल बिकम 900। तो ये -900 जूल्स होगा, ठीक है। और ये माइनस में होगा भाई, माइनस अपन कहां खा गए, ये यहां पर है माइनस, माइनस चलता रहेगा माइनस, तो -900 जूल्स। तो ये आंसर आ गया अपना -900 जूल्स। सो दिस इज -900 जूल्स। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, किलो जूल से, किलो जूल से, ये है सी ऑप्शन, जिसमें लिखा नहीं है बट ये 100% अगर नहीं लिखा है तो फिर ये जूल होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, तो सी इज -900 जूल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, -900 जूल। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज -900 जूल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें पहले। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2004 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, रिवीजन पार्ट 2 का। द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन, the enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide are this much and this much। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी किया था। एंथैल्पीज ऑफ कंबशन दिया है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो पहले कार्बन का कंबशन क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -393.5 किलो जूल्स पर मोल, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 करना पड़ेगा, तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसमें जो डेल्टा एच आएगा कंबशन का वो आएगा -283 किलो जूल्स पर मोल, -283 किलो जूल्स पर मोल। अब वो बोल रहे हैं द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके फॉर्मेशन की क्या एंथैल्पी होगी, तो इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी अपन को बनानी पड़ेगी, और फॉर्मेशन ये बनाना है तो रिएक्टेंट साइड इसे माइनस में लाना पड़ेगा। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो एक काम करते हैं 1 - 2 कर देते हैं। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, कार्बन माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 1 - हाफ इज +½ तो +½ ऑफ O2 गिव्स, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये -CO हम यहां ले आएंगे, यहां आकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन हमको वहीं बनानी पड़ती है दिमाग से, जो भी हमसे पूछा गया है तो उसमें किसको किससे प्लस करना है, किसको किससे माइनस करना है, ये इक्वेशन हमें वहीं बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कार्बन +½ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन +½ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें हम ये कह देंगे कि एंथैल्पीज भी आपस में क्या हो जाएगी, डेल्टा एच माइनस हो जाएगा, तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 विल बी द फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्योंकि जो कंबशन में से माइनस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज
फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 कितना है -393.5 और ये कितना है -283 किलो जूल्स पर मोल। तो 393.5 -283 तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम -393.5 प्लस 283, तो लगभग ये 110.5 आएगा, तो -110.5 किलो जूल्स पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि इसी से फॉर्मेशन भी बन रहा है। 1 - 2 करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म भी हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -110.5, तो -110.5 डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। तो एज पर द ऑप्शन गिवन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। सो दिस इज डी ऑप्शन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। 2004 का सवाल है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, जहां पर हमें अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग हीट एनर्जी दी है और हमें किसी एक की रिएक्शन का फॉर्मेशन पूछेंगे, किसी एक प्रोडक्ट का, तो उन्हीं रिएक्शंस में हमें आपस में प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो उन्हीं रिएक्शंस में आपस में प्लस माइनस करेंगे तो विल गेट दिस आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लें पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंसिडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X कन्वर्टिंग इनटू Y विथ एक्टिवेशन एनर्जीज EB एंड EF फॉर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, X से Y कन्वर्ट हो रहा है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EB फॉरवर्ड की है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है तो EF है, सॉरी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाती तो उसकी EB होती। ठीक है, नाउ इन जनरल हमें बताना है कि EB और EF में क्या डिफरेंस होगा, कैसे वो अंतर निकलेगा। तो पहले एक बात कंफर्म है कि अगर हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है डेल्टा H, तो डेल्टा H होता है एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये डेल्टा H का फॉर्मूला होता है। और रिएक्शन में वो कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस 100% डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब डेल्टा H जो है वो हमसे मांग रहा है, मतलब हीट उसको चाहिए, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और डेल्टा H अगर पॉजिटिव आएगा तो दिस इंप्लाइज EF फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगी, जब EF विल बी मोर देन EB। EF विल बी मोर देन EB, तो EF ज्यादा होगा और EB कम होगा, तो ये पॉजिटिव होगी। अब EF ज्यादा और EB कम, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एज पर द ऑप्शन गिवन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि EF इसमें ज्यादा है और EB कम है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसी के लिए हम कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की जब ज्यादा होगी और बैकवर्ड की कम होगी, तो आपसे एनर्जी वो डिमांड करेगा, क्योंकि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो एंडोथर्मिक होगा। और बोला गया है कि एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने के लिए रिएक्शन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए EF जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू EB। EF ज्यादा होगा एज कंपेयर टू EB। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले 5th क्वेश्चन जो 2005 का सवाल था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 2006 का सवाल है, तो ईयर बाय ईयर चल रहे हैं अपन, ऐसा 2002, 3, 4, 5, अब 6। डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट 298 केल्विन है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करना है उसके एलिमेंट से 298 केल्विन पर, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U की क्या वैल्यू आएगी। पहले तो ये बताओ डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा U क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इनका रिलेशन क्या था, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और P डेल्टा V की जगह वी कैन राइट इट एज डेल्टा NG
डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब रिएक्शन देखेंगे अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन है एलिमेंट से, तो कार्बन से बना रहा है, हाफ O2 गिव्स व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन है। इसमें कार्बन हमारा सॉलिड होगा क्योंकि इट कैन बी ग्रेफाइट और इट कैन बी डायमंड, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा ये गैस होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये भी गैस होगा। और इसके हमें क्लियर दिख रहे हैं, इस वाली गैस के कितने मोल हैं, 1/2 मोल, आधा मोल है इसका, और इसके कितने मोल हैं, इसके 1 मोल है, तो इसका 1 मोल है। तो ये O2 गैस है, इसका आधा मोल है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका 1 मोल है। नाउ डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैस, डेल्टा Ng इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि डेल्टा Ng हमें निकालना पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा Ng अपन निकाल लेते हैं, डेल्टा Ng इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, 1, क्योंकि 1 मोल ही गैस का, और गैस के होंगे ये मोल्स ऑफ गैस, जी का मतलब होता है गैस, डेल्टा Ng में जी का मतलब होता है गैस, तो गैस के ही मोल्स जितने चेंज होंगे अपन उनको ही निकालेंगे। तो यहां डेल्टा Ng इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 1, और रिएक्टेंट का कितना है 1/2, तो टोटल मोल्स डेल्टा Ng कितने आ गए, आधे मोल्स आ गए। तो डेल्टा Ng कितने आ गए, आधे मोल आ गए, तो दिस विल बिकम हाफ मोल। अब यहां से अपन निकाल लेते हैं, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज डेल्टा H माइनस डेल्टा U, ये तो रिलेशन हमको चाहिए, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Ng आधा R जूल पर केल्विन में 25/3 इंटू T, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, तो इंटू 298, सो दिस इज 1/2, अभी कैंसिल होगा 298 से, तो 1 4 और 9, तो दिस विल बिकम 149, तो दिस विल बिकम 25 इंटू 149 अपॉन 3, 25 इंटू 149/3, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 इंटू 149/3, सो वी हैव दिस 25 इंटू 149 डिवाइडेड बाय 3, 1241.6, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1241.6, एंड दैट टू इन जूल्स पर मोल, क्योंकि हमने जो आर रखा था वो जूल पर केल्विन पर मोल होता है, तो उसके हिसाब से इट विल बी जूल पर मोल। तो 1241.6 देख लेते हैं इसके पास कौन सा आंसर है, एंड दैट टू पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला आएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा H माइनस डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT आता है, तो 1241.6 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1241.6 के आसपास 1238.78 है, क्योंकि R अगर हम 8.314 लेंगे तो एग्जैक्टली 1238.78 ही आएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहां पर। सो दिस इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1238.78, 1241 के आसपास आ रहा है, क्योंकि मैंने R को फ्रैक्शन में लिया है 25/3, बट अगर आप 8.314 लोगे एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला वैल्यू लेने को, तो आपका आंसर आएगा 1238.78। तो ये आपका एंथैल्पी की इक्वेशन से आता है, क्योंकि हमें पता है जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H वो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है, बट P डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल्टा Ng RT, तो वहां पर P डेल्टा V की जगह हमने डेल्टा Ng RT लिख दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको मिलती है, और 1238.78 जूल पर मोल हमारा फाइनल आंसर आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का डी वाला आंसर। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो यहां पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जो कि होगा कौन सा? 7th क्वेश्चन। तो अब सीधे चलते 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन की हम यहां चर्चा करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है 2007 का सवाल। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है।
Assuming that water vapor is an ideal gas, the internal energy change delta U when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है, आपको ये मानना है कि वाटर वेपर एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर लेगा। द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है डेल्टा यू की वैल्यू। तो एक चीज कंफर्म है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है। तो ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब गिवन मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 373 केल्विन इज 41 किलो जूल्स, मतलब आपको सीधा डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है। ये हो गया डेल्टा एच कितना, 41 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। आर की वैल्यू आपको 8.3 जूल्स पर मोल पर केल्विन आपको यूज करनी है, यही वाली, ठीक है। और प्रेशर आपको दे दिया 1 बार और टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस जो दिया है, यू कैन ऐड 273 टू इट, तो इट विल बिकम 373 केल्विन। तो ये 373 केल्विन हो गया, ठीक है। और हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू निकालना है। सारी चीजें दी हुई है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रख दो सारी चीजें। ये हो गया 41, बट दिस इज इन किलो जूल्स एंड एवरीथिंग इज इन जूल्स, तो इसको भी जूल में रख लेते हैं। 41 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, क्योंकि डेल्टा एन जी आर टी इधर जाएगा तब डेल्टा यू बनेगा, तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी आर टी, assuming that water vapor is an ideal gas, the internal energy change when 1 mole of water is vaporized। तो 1 मोल वाटर को वेपराइज कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा, जैसे H2O यहां पर लिक्विड है, अब इसको आप वेपराइज कर रहे हो तो H2O गैस बन रहा है, तो यहां पर 1 मोल है और यहां पर गैस के 0 मोल है, तो जो डेल्टा Ng आता है, डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैस विल बी 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू आर कितना लेना है 8.3, तो 8.3 और टी कितना लेना है 373 केल्विन, तो 373 केल्विन हमने ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहां से कर लेते हैं, तो 41 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 8.3 इंटू 373, 8.3 इंटू 373, तो वी हैव दिस एज 8.3 इंटू 373, 3095.9, तो वी हैव दिस एज 3095.9, तो ये हो गया 3095.9। अब 3095.9 को अपन क्या करेंगे, अब यहां क्या करेंगे, यहां 3 डेसिमल पीछे करके इंटू 10 की पावर 3 कर लेते हैं, मतलब इसको 3.095 इंटू 10 की पावर 3 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि ये 10 की पावर 3 कॉमन आ जाए। ये डेल्टा यू के बराबर चल रहा है सब कुछ, तो ये डेल्टा यू के बराबर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, अब ये हो गया अपना 41, ये तो 41 था अपना, ठीक है। तो 41 माइनस 3.095 और 10 की पावर 3 कॉमन, तो 10 की पावर 3 कॉमन, तो डेल्टा यू इक्वल टू 41 माइनस 3.09, 37 पॉइंट समथिंग, तो इट विल बिकम 37.905 इंटू 10 की पावर 3, एंड दैट टू ये पॉजिटिव आएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू विल कम आउट टू बी इन जूल्स, तो ये जूल्स में आएगा, ठीक है। 37.905 इंटू 10 की पावर 3, 37.905 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, किलो जूल्स में निकालना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, मतलब 10 की पावर 3, तो किलो जूल्स में क्योंकि ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इट विल बी 37.9 किलो जूल्स। तो 37.9 किलो जूल्स पर मोल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है एज पर दी ऑप्शंस गिवन, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ऑप्शन डी कैसे आया, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा, 37.9 किलो जूल्स पर मोल। सिंपल वही फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू को यहां ले जाओ, मतलब डेल्टा एन जी आर टी को यहां ले जाओ, तो डेल्टा यू बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये पूरा एक्सप्रेशन यहां से ऐसे सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे,
फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन नाउ। तो 7वां क्वेश्चन यहां पर हमारा सॉल्व हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 का सवाल है। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन आइसोथर्मल, एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ऑफ 2 mole of an ideal gas from a volume of 10 dm cube to a volume of 100 dm cube at 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को क्या करना है, डेल्टा एस निकालना है, विच इज नथिंग बट 2 पॉइंट, और वो कहां पर, आइसोथर्मल पर। तो डेल्टा एस आइसोथर्मल पर क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है सारी चीजें, 2.303 NR log of V2 अपॉन V1, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। 2.303 तो हमारे पास है, एंड मोल्स कितने दिए हुए हैं, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, तो मोल्स की वैल्यू 2 हो गई। आर हम 25/3 लिख लेते हैं फिलहाल, और लॉग ऑफ वॉल्यूम कितने से कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है 10 डीएम क्यूब से 100 डीएम क्यूब, तो 100 फाइनल है और 10 इनिशियल था, तो 100/10 जो कि log 10 होगा, और log 10 हमें पता है 1 होता है, तो ये log 10 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2.303 इंटू 2 इंटू 25/3, तो 2.303 इंटू 2 इंटू 25/3, 38.38, so this will become 38.38 log 10, और log 10 तो खैर 1 होता है, तो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई कितनी, 38.38 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट्स में आएगा, तो लेट्स सी 38.3 ऑप्शन ए क्लियर दिख रहा है, तो इट विल बी इन जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ गया 38.38, तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 38.38। क्लियर हो गया। तो एज पर द ऑप्शन गिवन जूल पर मोल पर केल्विन, तो एज पर द ऑप्शन गिवन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा फाइनल आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो बिल्कुल हमारा फाइनल आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, विच इज 38.38। तो 38.38 जूल पर केल्विन पर मोल विल बी द आंसर, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। और ये फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का होता है जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो। 2.303 NR log V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम अपॉन V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। दिस वाज 8th क्वेश्चन, 2011 का सवाल था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। सो वी हैव दिस एज क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th 2014 का सवाल है, जेई मेन 2014 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, चर्चा करते हैं। तो रिसेंट मतलब जेई मेंस 2014 का है, तो मेंस और एडवांस के पैटर्न पर जब आ गया था, तो वहां पर हमारा 2014 का ये सवाल है। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का कंप्लीट कंबशन दे रहे हैं, C2H5OH जल रहा है और CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसके कंबशन पे, वो भी दे रखी है 1364.47 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग आइडियलिटी, मतलब इसको मान लो कि आइडियल गैस यहां पर सब बन रही है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH फॉर द रिएक्शन विल बी, देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम हमेशा निकालते हैं चेंज इन, बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम हमेशा निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब वी ऑलवेज कैलकुलेट डेल्टा यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर से डेल्टा यू कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हीट कंबशन से प्रोड्यूस होगी, उतना बॉम्ब कैलोरीमीटर में बाहर बैठा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर उतना एब्जॉर्ब करेगा जितनी हीट अंदर से रिलीज होगी, तो मतलब वो इंटरनल एनर्जी का चेंज सीधा सीधा दे देगा। तो डेल्टा यू आपको यहां पर मिल जाएगा, डेल्टा यू।
तो ये सीधा आपको दे रहा है डेल्टा यू, तो ये आपको डेल्टा यू देता है। तो डेल्टा यू की वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं हमको डायरेक्टली दे दी, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बता दिया। तो डेल्टा यू कितना आ गया 1364.47 किलो जूल्स पर मोल, ये डेल्टा यू हमें दे दिया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को अपन केल्विन में लिख लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। और मोल्स वोल्स दे दिए क्या, मोल्स पूछे फॉर ए कंप्लीट कंबशन। अच्छा मोल्स तो अपन निकाल लेंगे क्योंकि गैसेस है यहां पर भी, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। आर की वैल्यू दे दी, बढ़िया है। तो ठीक है, डेल्टा एच कंबशन का निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी और डेल्टा यू का रिलेशन एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन ऑफ जी आर टी, ये चीज है। अब डेल्टा एच हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बॉम्ब कैलोरीमीटर से जितना एंथैल्पी चेंज आया और बॉम्ब कैलोरीमीटर से जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो डेल्टा यू होगा, बट वो माइनस में होगा क्योंकि कंबशन रिएक्शन है और कंबशन रिएक्शन में हीट निकली होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा फिर, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, तो माइनस में आएगा। और कितनी वैल्यू दी हुई है 1364.47, तो माइनस 1364.47 ये माइनस में आ गया, प्लस डेल्टा एन जी मोल्स ऑफ गैस। अब मोल्स ऑफ जो चेंज आएगा, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। और इसमें गैस का मेजर करना है क्योंकि ये तो लिक्विड है, तो इसका नहीं होगा, ये गैस इसका होगा, ये गैस इसका होगा, ये लिक्विड इसका नहीं होगा। तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स है, प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं 2, तो ये 2 हो गए। और रिएक्टेंट साइड कितने हैं 3, तो 3 हो गए, तो -1 आ गया। तो दिस इज डेल्टा एनजी विच इज इक्वल टू -1। तो ये डेल्टा एनजी हो गया विच इज इक्वल टू -1। तो यहां पर आपका जो ये आ गया, ये प्लस की जगह फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहां प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो इट विल बिकम -1। तो माइनस, अब डेल्टा एनजी 1 हो गया इनटू आर, आर हमें दे रखा है 8.314, तो इट विल बिकम 8.314 इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री। 25 डिग्री को अगर अपन केल्विन में करेंगे तो T इक्वल टू 25 प्लस 273 यानी कि 298 केल्विन आएगा। तो टेम्परेचर 298 केल्विन, तो इनटू 298। और ये जो -1364.47 था ये किलो जूल्स में था, ठीक है। तो या तो हम इसको जूल में कर ले, या फिर हम वो वाले एक्सप्रेशन को डेल्टा एनजीआरटी को हम किलो जूल में कर ले। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड बाय 1000 करके किलो जूल चला लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी किलो जूल में दिए हैं। तो इससे बेहतर है कि हम किलो जूल को जूल की जगह जो जूल में उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लें। तो हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो जूल से किलो जूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ तो यहां पर क्या आ जाएगा 8.314 इंटू 298 बाय 1000 पहले कर लेते हैं और -1364 में ऐड कर देंगे। तो 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1000, 2.47। सो दिस विल बी 2.47। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू -1364.47 माइनस ऑफ 2.47। तो इसमें सीधा ऐड कर देते हैं 1364.47, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, -1366.9, तो इक्वल टू -1366.9 किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल पर मोल विल बी डेल्टा एच। तो -1366.9 -1366.9, इसमें आंसर जो आ गया वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया, -1366.95, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हेंस दिस इज एब्सोल्युटली आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर जो हो गया ये बिल्कुल सही हो गया। सो दिस इज -1366.95 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। तो ये सिंपल वही एक्सप्रेशन था बॉम्ब कैलोरीमीटर से, बस हमने डेल्टा यू यहां निकाल लिया, बाकी जो एंथैल्पी का फॉर्मूला था वही अप्लाई किया है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, बट डेल्टा एनजीआरटी लिख लिया आइडियलिटी को कंसीडर करके, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लिख सकते हैं, तो पी डेल्टा वी विल बी डेल्टा एनजीआरटी, वहां पर हो जाएगा।
उस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 9th क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का सवाल था जिसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज योर 10th क्वेश्चन नाउ। 2011 का सवाल है। 10th क्वेश्चन जो है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो ये सोल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है। इथिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब भी आप वाटर में या किसी भी चीज में डालोगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देगा और लोअर डाउन कर देगा। जैसे पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दोगे तो और कम पे फ्रीज होगा, -1, -2, -3, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसलिए वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। Mass of ethylene glycol which should be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। हमें उसको प्रिवेंट करना है -6 डिग्री सेल्सियस तक वो फ्रीज ना हो, ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट -6 तक गिराना है। विल बी, तो कितना मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड होगा 4 kg वाटर में, तो ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी m। KF दिया होगा क्वेश्चन में, वाटर का 1.86 केल्विन kg पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल भी दिया हुआ है 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी। अब मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन, और हमें का क्या करना है, पॉइंट टेम्परेचर टू विच फ्रीजिंग शुड बी प्रिवेंटेड, टू बी प्रिवेंटेड। कितने टेम्परेचर तक फ्रीजिंग को रोकना है, तो कितने, -6 तक, -6 तक मतलब 267 केल्विन तक, 267 केल्विन तक, इतने तक फ्रीजिंग को रोकना है। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा TF, ये डेल्टा TF कितना निकल जाएगा, 267 केल्विन -273 केल्विन, यानी कि कितना निकल जाएगा, -6 केल्विन। अब 6 केल्विन कह लो या डिग्री सेल्सियस कह लो, क्योंकि चेंज जितना केल्विन में होगा उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में होगा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस की यूनिट सेम नहीं है, लेकिन चेंज में वो दोनों सेम है। तो 1 केल्विन अगर चेंज होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा टेम्परेचर, तो -6 केल्विन। KF हमें दिया हुआ है, मोलालिटी को हम खोलकर लिख सकते हैं। मोलालिटी कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 4 kg पानी दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राम में अगर होता तो ऊपर 1000 करते, बट चूंकि ऑलरेडी kg में दिया हुआ है तो अपन इसको एज इट इज चलाएंगे। और सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, और गिवन मास ही हमें निकालना है, तो वो सारे एक्सप्रेशंस को करते हैं। अब यहां पर हम फॉर्मूला रखते हैं, तो डेल्टा TF कितना हो गया, -6 केल्विन इक्वल टू KF कितना दे दिया, 1.86, तो 1.86 इनटू मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल को मिला रहे हो तो वो सॉल्यूट हो गया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4, क्योंकि kg में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो 4 kg इसका डायरेक्ट दिया हुआ है। तो -6 केल्विन इक्वल टू 1.86 इनटू गिवन मास हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, इथिलीन ग्लाइकॉल का मास WB। मोलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल का दे दिया 62, तो डिवाइड बाय 62 इनटू डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1/4। WB की वैल्यू आ जाएगी, तो WB विल बी इक्वल टू -6 इनटू 62 इनटू 4 अपॉन 1.86, -6 इंटू 62 इंटू 4 अपॉन 1.86, तो ये आपका WB का वेट आ जाएगा। अब देखते हैं WB का वेट कितना आएगा, तो 62 इंटू 6 इंटू 4 1488 डिवाइडेड बाय 1.86 800 मतलब 800, तो WB विल बी इक्वल टू 800, एंड गिवन मास हमेशा ग्राम में होता है, तो WB इज इक्वल टू 800 ग्राम। क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओके, तो वी हैव 804,
ठीक है। अब वो 804 एग्जैक्टली कैसे आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर 1.86 किलो केल्विन केजी पर मोल है और इथिलीन ग्लाइकोल का जो मास है वो 62 है, तो 62 पॉइंट समथिंग वो एक्चुअली होता है, तो वहां से इसलिए वो 800 की जगह 804.32 आएगा। बट एज पर द ऑप्शन ए, ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें 800 आएगा, तो -6 इंटू 62 इंटू 4, 6 इंटू 62 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.86, so we have this as 800। तो 62 से समथिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो एग्जैक्टली 804.32 आएगा, बट दैट इज द करेक्ट आंसर। तो WB कितना आ गया, कितना इथिलीन ग्लाइकोल मिलाना पड़ेगा 4 kg पानी में, 804.32 ग्राम तक मिलाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो -6 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना हो, तो -6 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज ना हो तो इतना आपको मिलाना पड़ेगा। और एक्चुअली ये -6 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप करोगे तो 5.95 समथिंग आएगा, क्योंकि 5.85 समथिंग, क्योंकि एक्चुअली जो डिफरेंस आता है वो 273.15 के रेफरेंस में आएगा। ठीक है, बट इवेंचुअली 800 के आसपास आंसर होगा, 800 के आसपास, तो 804.32 विल बी द आंसर। स्क्रीनशॉट लेंगे, 2011 का क्वेश्चन था IIT का, स्क्रीनशॉट लेंगे। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन नाउ। अब 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई। तो वी हैव दिस एज 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 जो है वो फिर से हमारे आयोनिक इक्विलिब्रियम का है, 2012 का सवाल है। पीएच जो दे रखा है वो दे रखा है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिड HQ। कोई एसिड है HQ जिसका पीएच उन्होंने दे रखा है कितना, पीएच इज 3 और 1.1 मोलार, मतलब इसमें जो HQ का कंसंट्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 0.1 मोलार। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ द एसिड इज, अच्छा Ka ऑफ द एसिड इज अपन को निकालना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, HQ को डिसोसिएट करते रिवर्सिबली, तो इट विल फॉर्म H प्लस एक्वस प्लस Q माइनस एक्वस, यही होगा रिवर्सिबल में। अगर इसके 1 मोल ले लिए थे इनिशियली, मतलब इनिशियली अगर इसका 1 मोल ले लिया है, इनिशियली इसका अगर 1 मोल ले लिया है तो इसके 0 मोल और इसके 0 मोल होंगे, क्योंकि इनिशियली तो इसके मोल बनेंगे नहीं, डिसोसिएट होगा नहीं, क्योंकि अभी शुरू होगा ये डिसोसिएट होना। बट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मानकर चलते अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो इसके बचे 1 माइनस अल्फा, इसके बच गए अल्फा और इसके बन गए अल्फा। लेकिन अल्फा तब बनेंगे जब 1 मोल से शुरू किया हो। अगर C मोल से शुरू किया होता तो ये बन जाते C इंटू 1 माइनस अल्फा बच जाते, और ये बन जाते C अल्फा और C अल्फा, तो ये C अल्फा बन जाता, ये भी C अल्फा बन जाता, और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा बच जाता, तो ये C इंटू 1 माइनस अल्फा बच जाता, तो ये इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये C अल्फा बन जाता और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा बच जाता। अब वो कह रहे हैं कि ये 0.1 मोलार सॉल्यूशन है, मतलब ये जो है ये इनिशियली 0.1 मोलार है, मतलब यहां C की वैल्यू दे दी 0.1 मोलार, और हमें बताना है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, और इवन हमें यह भी दे दिया कि जो pH है HQ का वो 3 है, तो pH HQ का 3 है, मतलब pH अगर 3 है तो मतलब माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना है, 3 है। इसका मतलब H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर है, 10 की पावर -3, तो मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर। तो यहां पर जो C अल्फा बन रहा है विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो फिर 100% ये भी 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम आएगा, और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा होगा जो कि 0.1 आ रहा है। अब अपन यहां से अल्फा निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फा की जरूरत पड़ेगी अपन को। देखो C अल्फा जो है वो 10 की पावर -3 और जो C है वो 10 की पावर -1 है। कंसंट्रेशन हमको कितना दे रखा है 0.1 मोलार, तो C अल्फा हमारा C कितना है 10 की पावर -1 इंटू अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -3,
तो अल्फा विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1, नीचे चला गया ऊपर चला गया तो 10 की पावर -2, मतलब अल्फा आ गया 10 की पावर -2। अब ये के निकालने में मदद करेगा, क्योंकि के क्या होगा, अगर हम के निकाले तो इट विल बी सी अल्फा इंटू सी अल्फा। के ए निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो यहां से के ए क्या होगा, के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो एक चीज है, अल्फा बहुत छोटा आ रहा है क्योंकि अल्फा आ रहा है 10 की पावर -2, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे, तो के ए की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है, सी अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1, कंसंट्रेशन -1 है, 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -1 यानी कि 10 की पावर -5। तो के ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 की पावर -5, ये हमारे पास के ए आ गया। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज के ए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -5, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्वेश्चन था, जिसमें के जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से निकाला जाता है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से सीधा के निकल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट एज के ए, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन 1 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर सही है, जो 2012 का क्वेश्चन है आईआईटी का। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू दी, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर सारे कैलकुलेशन है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 12वां क्वेश्चन, जेईई मेन 2013 का सवाल है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2? अच्छा, आपके पास ऑलरेडी 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन है HCl का जिसका pH 1 है। अब आप उसमें कितना पानी मिलाओ कि pH जो हो जाए उसका 2 हो जाए, उसका pH 2 हो जाए, आप कितना पानी मिलाओगे। ठीक है, पहले तो देखो इनिशियल pH कितना है, इनिशियल pH 1 है, दिस इंप्लाइज H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इनिशियली है 10 की पावर -1। ठीक है, 10 की पावर -1 ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, फाइनल आपको कितना pH चाहिए, pH आपको चाहिए 2, इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन चाहिए H प्लस का 10 की पावर -2, क्योंकि आप पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगा मतलब pH वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज इट विल बी लेस एसिडिक। लेस एसिडिक मतलब pH बढ़ गया, तो पहले 1 था बाद में 2 हो गया, pH बढ़ गया, तो ये आपको कंसंट्रेशन चाहिए। अब कितना वाटर आप मिलाओगे 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन HCl में, ताकि pH 1 से 2 हो जाए, मतलब ताकि कंसंट्रेशन इतने से इतना हो जाए। ठीक है, तो पहले देखो 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन था, pH 1 था जब, मतलब मोल्स तो सेम होंगे, तो मोल्स विल रिमेन द सेम, मोल्स विल रिमेन सेम। और अगर मोल सेम है तो हम कह सकते हैं M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। अब इनिशियली मोलारिटी कितनी थी, 10 की पावर -1, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशंस होते हैं ये मोलारिटी होती है 10 की पावर -1, और इस समय वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, इक्वल टू M2 कितना है, सेकेंड टाइम कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, और हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये वॉल्यूम भी आपका लीटर में निकलेगा। तो दिस इंप्लाइज V2 जो लीटर में आपको दिया गया है दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -2। -2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 10 की पावर +2, -1 + 2 विल बी 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 मतलब लीटर में ये 10 लीटर आपका वॉल्यूम लगेगा, तो 10 लीटर विल बी द आंसर जो आपका वॉल्यूम लगेगा, टोटल फाइनल वॉल्यूम। और 10 लीटर, पहले 1 लीटर है तो आपने पानी कितना मिलाया, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो अब पानी कितना मिलाया, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड
विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, 10 लीटर, जो आपको चाहिए, जहां पर कंसंट्रेशन कितना होगा 10 की पावर -2, तो उसमें वॉल्यूम कितना लग गया था 10 लीटर, और पहले वाले में ऑलरेडी कितना था 1 लीटर, तो 10 - 1 मतलब 9 लीटर। तो 9 लीटर पानी आपको ऐड करना होगा, और कितना पानी ऐड करना है यही पूछा है, तो 9 लीटर विल बी द आंसर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, एज पर द ऑप्शन गिवन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ये 9 लीटर हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज 9 लीटर। तो 9 लीटर वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा, 9 लीटर पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी चीज होगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 9 लीटर हमारा आंसर आ रहा है, जेईई मेन 2013 का सवाल है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्लियर हो गया। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, लगातार हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक कंसेप्ट डेवलप होता जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आईआईटी में पूछे जा सकते हैं मेंस लेवल पर अपकमिंग एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13th क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2016 का सवाल है। तो 2016 का सवाल है जेईई मेन का, देख लेते हैं जेईई मेन 2016 में क्या पूछा है। 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का है, क्योंकि वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर। ठीक है, तो हमें बताना है 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है 178 ग्राम वाटर में, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज। इसमें हमें बताना है वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा अगर इस एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, तो जिसमें हमने ये मान लिया कि ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, तो वॉट एवर इज द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही वाटर का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। तो थ्योरी में हमने ये चीज देखी है, क्योंकि सॉल्यूट बोलता है मैं खुद कोई वेपर नहीं बना सकता, तो हमारा कोई वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा, तो फिर किसका लगेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का लगेगा, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन का होगा। तो इसके लिए सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करते हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होता है। और हमने मान लिया कि प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 760 टॉर होता है। 760 mm ऑफ Hg रहेगा, बट 760 टॉर, क्योंकि टॉर में दिया हुआ है तो इट विल बी 760 टॉर। तो सीधा फॉर्मूला रखते हैं, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ B दैट इज WB अपॉन MB अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स होता है WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। लेकिन हम कहते हैं कि WB अपॉन MB इतना छोटा है कि आप ये कह सकते हो कि WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू WA अपॉन MA, क्योंकि ये बहुत छोटा है, क्योंकि दिस इज वाई बिकॉज WB अपॉन MB मोल्स ऑफ B इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ A, WA अपॉन MA इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ A। क्लियर हो गया। तो यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 760 टॉर P0A की वैल्यू, अब सारी वैल्यूज यहां पर रख देते हैं। तो P0A 760 माइनस PA, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पता, और जो सोल्यूशन का होगा वही वाटर का होगा सोल्यूशन में। फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन पूछा ना, तो यही वाटर का होगा, अपॉन P0A कितना है 760 इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA, तो मल्टीप्लाइड बाय MA बाय WA। रख देते हैं सारी चीजें। तो दिस इज इक्वल टू WB कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट 180, सो दिस विल बिकम 180। तो ये हो गया 18 और ये हो गया C6H12O6 ग्लूकोज का 180। कैसे पता ग्लूकोज का 180, कार्बन कितने 6, 1 का 12 तो 6 का 72, हाइड्रोजन कितने हैं 12, 1 का 1 तो 12 का 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 6, 1 का 16 तो 96, तो ये हो जाएगा टोटल 180, दैट विल बी द मोलार मास, तो इसलिए 180 मोलार मास। MA वाटर कितना, वाटर इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ
178.2 ग्राम वाटर ऐड हुआ है, तो 178.2 अपॉन वाटर का मोलार मास WA, तो मोलार मास ऊपर आएगा, इंटू कर लिया था क्योंकि, तो मोलार मास इज 18 अपॉन 178.2। यहां से हम PA की वैल्यू निकाल लेंगे, तो PA पहले निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते, तो ये 1 जा, ये 10 जा, 178.2 इंटू 10 इज 1782, तो दैट बिकम्स 18/1782, 18/1782। अब क्या करें, तो वी हैव 760 माइनस PA अपॉन 760 इक्वल टू 18/1782। क्लियर हो गया, तो 760 माइनस PA इज इक्वल टू 18 इंटू 760 अपॉन 1782। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको इजीली, ये 9, 2 8 जा 16, 1 9 जा 18, 1 891। ठीक है, 8 और 1 9 18, 7 और 6 13, 3 से जा सकता है ये, 3 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 के बाद यहाँ 2 चला गया 29, 9 3 जा 27, और फिर यहाँ पर 2 चला गया तो 297, 7 8 9, और अभी भी 3 से जा सकता है, तो ये 3 पूरा गया, और ये 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 27 के बाद 2, तो इट विल बिकम 99, तो 760/99, तो PA विल बी इक्वल टू 760/99 ऑलरेडी था, और ये यहां पर चला गया, तो PA विल बी इक्वल टू 760 माइनस 760/99, तो PA कितना आ गया, 760 माइनस 760/99, एलसीएम कितना आ जाएगा, 99, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हैव 760 इंटू 99, 75240, 75240 माइनस 760 इक्वल्स टू divided by 99, so this will be divided by 99, 752.32, तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी, और बिल्कुल 760 टॉर से 752.32 टॉर ये हो जाएगा, सो दिस इज 752.32 टॉर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 752.32 टॉर। तो देख लेते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं, 752.32 मीन्स ऑलमोस्ट 752.4, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सो एज पर द ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 752.4 टॉर, तो यहां पर हमारा 752.4 टॉर आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.32 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, दिस इज 13th क्वेश्चन, जेईई मेन 2016 का सवाल है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पार्ट का भी ले लीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ कैलकुलेशंस अपन ने किए हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, solid BaNO3 whole twice is gradually dissolved in 1.0 into 10 की पावर 4 molar Na2CO3 solution. At what concentration of barium plus 2 will a precipitate begin to form? Solubility product BaCO3 का दिया हुआ है 5.1 into 10 की पावर -9, ठीक है, तो BaCO3 का KSP दिया हुआ है। एक बात कंफर्म है कि बेरियम नाइट्रेट को जब आपने डिसॉल्व किया होगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो रिएक्शन में क्या बन गया होगा, एक्वसली BaCO3 दैट इज बेरियम कार्बोनेट एक्वस, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, और यही आपका जो होगा ये प्रेसिपिटेट बनाएगा अल्टीमेटली, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो अब BaCO3 अगर प्रेसिपिटेट बनाएगा तो BaCO3 डिसोसिएट होगा Ba+2 में प्लस CO3 -2 में, ठीक है, तो ये Ba+2 में और CO3 -2 में डिसोसिएट होगा। अब ये जो CO3 -2 है ये कहां से आया, BaCO3 के पास ये कहां से आया, सोडियम कार्बोनेट से, तो मतलब सोडियम कार्बोनेट का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही BaCO3 में CO3 का कंसंट्रेशन होगा,
क्योंकि यहां पर 1 मोल इसके 1 मोल बनाते हैं, तो जितना कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन यहां से यहां पर होगा उतना ही कंसंट्रेशन तो BaCO3 में होगा। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ BaCO3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ BaCO3 की वैल्यू मिल गई। ये कितनी है? जितना Na2CO3 का कंसंट्रेशन है। Na2CO3 का कंसंट्रेशन है 1 × 10 की पावर -4, तो ये हो गया 1 × 10 की पावर -4 मोलार, ये कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, नाउ KSP होता क्या है? अगर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और हमको बताना है कितने पर प्रेसिपिटेट करेगा, तो प्रेसिपिटेट करने के लिए याद रखना आयोनिक प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट कितना होता है? कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3-2। तो प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, तो KSP शुड बी इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो दिस विल बिकम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KSP हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 5.1 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू बेरियम +2 का कंसंट्रेशन निकालना है, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जहां से प्रेसिपिटेशन हो, तो इक्वल टू करके ही वो कंसंट्रेशन निकलेगा। बाकी हमें पता है प्रेसिपिटेशन करने के लिए आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन तो निकल जाएगा, जिससे ऊपर अगर गया तो वहां पर हमेशा प्रेसिपिटेट होगा। और CO3-2 का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -4। तो Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना आ गया? Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना आ गया? Ba+2 का कंसंट्रेशन 5.1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर -4, तो ये आ गया 5.1 इंटू 10 की पावर -5। ये कंसंट्रेशन आ गया 5.1 इंटू 10 की पावर -5। ये आ गया बेरियम +2 का कंसंट्रेशन 5.1 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन बेसिकली आपको मिलेगा जो यहां पर मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बेरियम +2 का कंसंट्रेशन आ रहा है 5.1 इंटू 10 की पावर -5, और ये हमारा आंसर है। तो मिनिमम इतना कंसंट्रेशन बेरियम +2 का होना ही चाहिए अगर आपको प्रेसिपिटेट शुरू करना है। तो इससे हल्का सा भी ज्यादा लिया प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ये होता है प्रेसिपिटेशन का फंडा। तो यहां पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इतना ही कंसंट्रेशन आ रहा है। KSP विल बी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ BaCO3, और उसमें आयोनिक प्रोडक्ट में एक Ba+2 का कंसंट्रेशन इंटू CO3-2 का कंसंट्रेशन। CO3-2 का हमने निकाल लिया था, Ba+2 का हमसे पूछा था, तो हमने सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर उसको भी निकाल लिया। 14 क्वेश्चन जो कि 2009 का क्वेश्चन है, क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन पार्ट 2 की सीरीज का फाइनल क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, लेट्स मूव टू दी 15th क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन क्या कहता है? 15th क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। वी हैव सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एज दिस मच, मतलब KSP दे दिया आपको। सिल्वर ब्रोमाइड इज AgBr, कितना दे दिया? 5 इंटू 10 की पावर -13, ये KSP दे दिया। द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, मोलार मास टेकन एज 120 ग्राम पर मोल। अच्छा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr आपने लिया है, टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.05 मोलार सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसको ऐड करोगे AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का 1 लीटर की इतनी मोलारिटी है, ठीक है। टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr, अब देखो KBr प्लस AgNO3 बनेगा, तो ये कंफर्म है कि AgBr बनेगा जो प्रेसिपिटेट होगा, प्लस KNO3 फॉर्म होगा, तो प्लस KNO3 फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहां KBr प्लस AgNO3 रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू AgBr प्लस KNO3। अब AgBr को प्रेसिपिटेट होना है, तो एक बात कंफर्म है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा AgBr का, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा AgBr का दैट शुड बी ग्रेटर देन दी, सॉरी दैट शुड बी लेस देन दी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgBr। उसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgBr, वही फंडा जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, KSP कम होना चाहिए फॉर AgBr टू प्रेसिपिटेट, फॉर AgBr टू प्रेसिपिटेट, फॉर AgBr टू प्रेसिपिटेट। तो AgBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए आयनिक प्रोडक्ट AgBr का बड़ा होना चाहिए KSP से। KSP डायरेक्ट दे रखा है, AgBr का आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए। अब AgBr का आयनिक प्रोडक्ट बोले तो Ag प्लस इंटू Br माइनस का कंसेंट्रेशन, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, अपन ये निकाल लेते हैं। तो नाउ
0.5 मोलार सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट में जो कंसंट्रेशन है वो कहां से निकल रहा होगा, मतलब ये जो Ag प्लस निकल रहा होगा ये कहां से निकल रहा होगा AgBr में, सिल्वर नाइट्रेट से, क्योंकि अल्टीमेटली यहां जो Ag आया है वो Ag इसी से आया है और इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.05 मोलार 1 लीटर में, ये कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.05 मोलार 1 लीटर में, तो मतलब Ag प्लस का हमें कंसंट्रेशन मिल गया, तो खेल हो गया हमारा यहां पर, समझेंगे कैसे आ गया। KSP will be equal to concentration of Ag plus into concentration of Br minus। KSP हमको दे रखा है कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इक्वल टू Ag प्लस कहां से आया, AgNO3 से, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है 0.05, तो ये भी हमें आ गया 0.05 into Br minus, so this will be Br minus, तो concentration of Br minus will be equal to 5 into 10 की पावर माइनस 13, 5 into 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.05 अपॉन 0.05, तो Br माइनस के मोल्स निकल जाएंगे कंसंट्रेट, क्योंकि 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर में जितने मोल्स मोलारिटी आएगी वही मोल्स आएंगे, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.05, डेसिमल उचकाया तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, 5 से 5 कैंसिल, तो Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 11 मोलार या मोल्स पर लीटर, 10 की पावर माइनस 11, एंड सिंस द सोल्यूशन इज 1 लीटर, सिंस द सोल्यूशन इज 1 लीटर, क्योंकि यहां बोला है उनने 1 लीटर है, इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, तो 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, इज 1 लीटर, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 11, तो इतने मोल्स आ गए। अब हमसे पूछा गया, मोल्स पूछे थे कि Br माइनस के, हमसे पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, क्वांटिटी मतलब ग्राम, मास पूछा है, तो ठीक है, मोल्स और मोलार मास को मल्टीप्लाई कर दो, और मोलार मास हमें दिया हुआ है 120, बहुत शानदार, तो मास ऑफ AgBr, तो मास ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग Br माइनस, मास ऑफ Br माइनस कितना आएगा, मोल्स इंटू मोलार मास, मोल्स इंटू मोलार मास, मोल्स कितने हैं हमारे पास, 10 की पावर माइनस 11 इंटू मोलार मास कितना है 120, क्वेश्चन में दे दिया है, तो दिस विल बिकम 120, और 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये आपका मास आ जाएगा, एंड दिस टू बी इन ग्राम, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ग्राम, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और वी कैन से 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां मत मिथ होना कि 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, हमारा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ रहा है, तो अपन ने एक डेसिमल पीछे और खिसकाया, तो यहां 10 की पावर माइनस 9 हो गया, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एज पर आवर आंसर, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एज पर आवर आंसर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो क्या होगा 15th क्वेश्चन 2010 में जो सवाल किया गया था 15th क्वेश्चन, उसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। क्लियर हो गया ये वाली चीजें, तो यहां पर हमारा पूरा रिवीजन पार्ट 2, जिसमें हमने 5 चैप्टर सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 5 दिन के टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन किया, इन द सेंस कि हमने इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उन कंसेप्ट्स को समझा है जो इसी बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये सभी कंसेप्ट को हमने समझा है, यहां पर सारे क्विक कंसेप्ट हमने एक साथ समझे हैं, और अब हम लोग डे 12 में यानी कि अगले टॉपिक में हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अगेन उसके क्विक कंसेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के मेजर पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक, देन फॉलोड बाय ऑर्गेनिक। और इन केस अगर आप कोई लेक्चर मिस आउट करते हो, यूट्यूब पर कोई आपको टॉपिक का सीक्वेंस नहीं मिलता है, तो सबसे बेहतर तरीका magnetbase.com आकर सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हो, क्योंकि यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है, साथ में आपकी डीपीपीस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, magnetbase.com पर आना, IIT JEE सेक्शन में जाना है, सभी फैकल्टी के वहां पर कोर्सेस होंगे। क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको ये रेगुलर कोर्सेस भी दिखेंगे। क्रैश कोर्स में आते हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे डेज का सीक्वेंस दिखेगा, डे 1 का टॉपिक, डे 2 का, डे 3 का, पूरा क्रैश कोर्स का सीक्वेंस दिखेगा। 40 डेज का पूरा किल शॉट का क्रैश कोर्स कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। उसी से जुड़े हुए जितना भी कंटेंट होगा, स्टडी मटेरियल होगा, वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हर लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और कोई भी लेक्चर पर आप प्ले करोगे तो बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट बफर फ्री वीडियो हाई क्वालिटी का प्ले होगा। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल IIT मेन चैनल पर तो आपको KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के इस चैनल पर आपको एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जो एक्सक्लूसिव IIT JEE की तैयारी और नीट की तैयारी चल रही है। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो जो भटके हुए हो कि IIT JEE या नीट की तैयारी कहां से करें, कोई रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला चैनल मिल जाए, कोई क्वालिटी कंटेंट देने वाला चैनल मिल जाए, तो उन सबके साथ इस चैनल का लिंक शेयर करो। पहले खुद सब्सक्राइब करो और चैनल का लिंक भी शेयर करो। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।